नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हेल्थ से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। सुंदर दिखने की चाहत भला किसमें नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, हर व्यक्ति चाहता है वो फिट हो, लेकिन कई दफ़ा किसी दुर्घटना के चलते, कुदरती कारणवश या कई बार शरीर में कुछ ऐसी खामियां पैदा हो जाती हैं जिसको चाहे अनचाहे हमको लगता है कि हम उसे दूर नहीं कर सकते और वो हमारी खूबसूरती की राह का रोड़ा बनती है। लेकिन आज के वक्त में साइंस और ख़ास तौर पर प्लास्टिक सर्जरी ने ये सब कुछ पॉसिबल किया है जो कभी आपको सपनों में भी असंभव सा लगता था। ऐसे लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक वरदान से कम नहीं है जो किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन केसेस में हो सकता है और क्या क्या इससे करेक्ट हम कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनके साथ। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो हेल्थ गुरु में हम हर बार आपके साथ में जोड़ते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो आपको बताते हैं कि आपके हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है क्या। प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप इनको दूर कर सकते हैं, ये जानने की बारी है। और आज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पुनर्निर्माण सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है श्री नारायण हॉस्पिटल रायपुर से प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर नीरज पांडे जी, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हर कोई चाहता है खूबसूरत लगे, लेकिन कई बार इसमें कई डिफॉर्मिटीज, कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं और प्लास्टिक सर्जरी का लोग बहुत सुनते हैं। हाँ, ये होती क्या है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि हम चेहरा बदल देते हैं नॉल, लेकिन होता क्या है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें प्लास्टिक वर्ड का जो आया है, ये आया है ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से, जिसका मतलब होता है मोल्ड करना। मतलब हम टिश्यू को मोल्ड करके या तो जहाँ जिस चीज़ टिश्यू की कमी है वहाँ बढ़ा देना या जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर देना। तो अल्टीमेटली टिश्यू मोल्ड करके हम एक प्रॉपर चेहरा या प्रॉपर डायमेंशन या प्रॉपर सिमेट्री लाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह प्लास्टिक सर्जरी का एक डोमेन आता है। इसकी बहुत सारी सब स्पेशलिटी आती है, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब अगर नाम से स्पष्ट है कि हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अगर आपके शरीर के कोई भाग में डिफेक्ट आ गया है, डिफॉर्मिटी आ गई है, तो उसको नियर नॉर्मल करेक्शन की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। एक छोटी सी ब्रांच इसकी होती है बर्न सर्जरी, जिसमें हम बर्न और बर्न कॉन्ट्रैक्चर का इलाज करते हैं। एक ब्रांच होती है क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जिसमें हम कटे होंठ, कटे तालू या जबड़े में जो टेढ़े मेढ़े हड्डियां हो जाती हैं उनका इलाज करते हैं। उसके अलावा पोडियाट्रिक सर्जरी होती है, जिसमें हम पैर से रिलेटेड सारे रोग जैसे कि डायबिटीज फुट हो गया, आपका हाथी पांव हो गया, वेरिकोज वेन हो गए, या पांव के कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं जिसमें मल्टीपल, पैर में अगर ज़्यादा उंगलियां हैं, उंगलियां चिपकी हुई हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हैं, उनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ हेड से लेके टो तक का हर चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे कि अगर आप समझे कि किसी पेशेंट को चोट के कारण लिप में डिफेक्ट आ गया है, आईलेट कट गई है, ईयर लोब कट गया है, नाक कट गई है, तो उन सब का पुनर्निर्माण किया जाता है। कैंसर के कारण अगर किसी मुंह पेशेंट का जबड़ा कट गया है तो उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। तो इस तरह पुनर्निर्माण सर्जरी की पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। इसके अलावा जैसे बेडसोर के पेशेंट हो गए, नर्व सर्जरी हो गई, पीडियाट्रिक्स, जो कई बच्चे हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होते हैं, किसी बच्चे के हाथ टेढ़े होते हैं, उंगलियां चिपकी होती है, तो इन सब का इलाज उसमें किया जाता है। तो ये पूरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, नर्व सर्जरी और पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी का डोमेन हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया सर कि अगर आप चाहें तो शरीर के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक आप ये सर्जरीज करा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी और उनसे आपको मिलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, खूबसूरती की सबसे बड़ी बाधा मोटापा होती है। हाँ। और लाइपोसेक्शन के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत अमीर लोगों का चोचला है। अच्छा। ये बहुत बड़े शहरों की चीज़ें हैं, ये शायद हमारे आसपास तो होता ही नहीं होगा। इसके बारे में बताएं, ये क्या होता है लाइपोसेक्शन? देखिए, लाइपोसेक्शन होता है, नाम से ही है, लाइपो मतलब फैट, सक्शन मतलब सक्शन करके बाहर निकाल देना। हर आदमी के शरीर में 6 पैक ऐप होता है, वो फैमिली पैक से कवर हो जाता है, आप समझ लीजिए। तो हम लाइपोसेक्शन में टेक्निक्स अराउंड 2 या 3 mm के छोटे छोटे इंसिजन से पेट के अंदर के सारी जो चर्बी है वो खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे हम प्रॉपर डेफिनेशन पेशेंट में दे सकते हैं, और कई पेशेंट में जिनकी बिल्ट अगर अच्छी है तो हम 6 पैक ऐप भी दे सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि काफ़ी अनसेफ सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ये आते हैं। बट अब साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। जैसे हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी लाइपोसक्शन मशीन है, जिसे वेजर लाइपोसक्शन करते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह फैट को पूरी तरीके से गला देता है और सक्शन से वो ईजिली निकल के बाहर आ जाती है। तो
आप 1 से 1.5 घंटे में अपने बॉडी वेट का 10% तक, अराउंड 10 किलो तक वजन आप कम कर सकते हैं। और इवन फिर कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम फिर खाना चालू करें तो फिर वेट बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपके शरीर में नंबर ऑफ फैट सेल कांस्टेंट होती हैं, फैट सेल डिवाइड नहीं होती, वो बस साइज में बढ़ सकती है। तो जैसे अगर आपके शरीर में 1 लाख फैट सेल है, लाइपोसक्शन से हमने 60,000 निकाल दी, बची 40,000, वो भी खाएंगी तो उतना मोटा नहीं होंगी। तो उसके बाद आपको मेंटेन करना है, तो उससे आप काफ़ी अच्छा अपना शेप ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस तरीके की सर्जरी में, लाइपोसक्शन की बात करूं, क्या इसके लिए आपको अपने वेट या अपने शरीर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली ही ये कराना चाहिए, या ये कोई भी करा सकता है? कोई इसके लिए क्या आपके कोई पैरामीटर्स हैं कि कौन करा सकते हैं, कौन नहीं करा सकते हैं? कोई एज लिमिट है इसमें? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जो भी पेशेंट हैं जो अपने साइज शेप से अगर असंतुष्ट हैं वो करा सकते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं, जैसे हम गायनेकोमस्टिया बोलते हैं, जिसमें मेल पेशेंट के ब्रेस्ट उगाते हैं, तो उनमें ये काफ़ी किया जाता है। आधे 1 घंटे की सर्जरी होती है, तो हम पूरी लाइपोसक्शन से उनके ब्रेस्ट टिश्यू निकाल देते हैं और चेस्ट फ्लैट कर देते हैं, क्योंकि इन पेशेंट में काफ़ी शर्म होती है, वो टी शर्ट नहीं पहन सकते या स्विमिंग पूल में जाके नहा नहीं सकते, तो ये पेशेंट काफ़ी आते हैं। तो ये एकदम ओवर द काउंटर सर्जरी होती है, कई बार एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं होती है, लोकल एनेस्थीसिया में ही सर्जरी कर दी जाती है इसकी। प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ हम एक कॉस्मेटिक सर्जरी सुनते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी भी हम काफ़ी फैंसी सा एक वर्ड कह सकते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत ग्लैम वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, वही कराते होंगे और उन्हीं को ये कराना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये क्या है? देखिए, बोलते हैं ब्यूटी लाइज ऑन आइज ऑफ बिहोल्डर। तो हर आदमी की ब्यूटी की डेफिनेशन अलग होती है। और पेशेंट जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट अपनी नोज से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपनी नाक की शेप सुधारना चाहते हैं, चेहरे पे कुछ सिमेट्री लाना चाहते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी इटसेल्फ ब्रांच ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और इसके अंदर भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी पर से है और कुछ नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर हैं, जिसमें हम बिना सर्जरी की भी चेहरे या बाकी अंगों का हम ऑगमेंटेशन करते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में फेशियल प्लास्टिक सर्जरी, जैसे किसी पेशेंट की अगर आईब्रो नीचे लटकी हुई है, हम उसको सुधार देते हैं, आईलिड को सुधार देते हैं। कई लोग के नोज डिफॉर्म रहते हैं, नोज दबे रहते हैं, तो उसमें इम्प्लांट डाल के या उनके शरीर की ही रिप डाल के हम उसका नोज का शेप कर लेते हैं। कई लोगों के कान बाहर निकले रहते हैं, तो उसको प्रॉपर शेप पे हम लगा देते हैं। कई पेशेंट होते हैं डिंपल चाहते हैं, तो हम उनका डिंपल क्रिएशन कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। तो ये पूरी हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी का स्पेक्ट्रम आ जाता है। इसमें जैसे कि कई पेशेंट रहते हैं, उन लोग अपने ब्रेस्ट साइज से असंतुष्ट रहते हैं, ब्रेस्ट साइज छोटी होती है, तो इम्प्लांट करके हम ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो ऑपरेशन करके ब्रेस्ट का साइज छोटा कर सकते हैं। और एक स्पेशल सर्जरी जो हम बोलते हैं मॉमी मेकओवर, होता क्या है कि डिलीवरी के बाद जो फीमेल पेशेंट है उनके ब्रेस्ट लटक जाते हैं, एब्डोमेन लटक जाता है, तो उनमें पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो इसमें हम साथ ही साथ ब्रेस्ट इम्प्लांट और एब्डोमिनोप्लास्टी करके प्री प्रेग्नेंट शेप में लाने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा कुछ नॉन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होती हैं, जिसमें हम नॉन ऑपरेटिव प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम जैसे बोटॉक्स हो गए, तो झुर्रियाँ हटाने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक होता है। आपको 2 दिन में ही रिजल्ट आपका दिखना चालू हो जाएगा। फिलर्स लगा के भी हम झुर्रियाँ हटाते हैं, और भी कई टेक्निक्स हैं जिससे हम झुर्रियों को कम कर सकते हैं और प्रॉपर फेशियल रिजेनोवेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर के अंग इस तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि जो हमारी खूबसूरती को अनचाहे तरीके से पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। क्या ये बात सच है कि कुछ घंटों के भीतर अगर आप प्लास्टिक सर्जन तक एक्सपर्ट तक पहुंचे तो वे जुड़ भी जाएंगे? हाँ। न केवल जुड़ जाएंगे बल्कि अपने पहले वाले शेप में या शायद उससे बेहतर हो जाएं? हाँ, ये सही बात है कि होता क्या है कि अगर आपके हाथ कट जा रहे हैं, पैर कट जा रहे हैं या लिंग कट जा रहा है, अगर आप 6 घंटे के अंदर किसी प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचते हैं तो वो माइक्रोवास्कुलर विधि द्वारा उसे वापस जोड़ा जा सकता है। इसमें भी कुछ शर्तें होते हैं कि कट किस तरह का है, इंजरी किस तरह की है। अगर हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा लेसरेशन है, या फिर चारे मशीन में पूरी तरह कट गया है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर भी हम ट्राई करके जोड़ने का प्रयास उसको कर सकते हैं। तो अगर 6 घंटे में अगर हमने अनास्टोमोसिस कर दी वापस, तो आपका कटा हुआ हाथ हम वापस जोड़ सकते हैं, कटा हुआ पैर आपका वापस जोड़ सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी में, और ख़ास तौर पर अगर लेज़र सर्जरी है, तो हम कहते हैं कि बड़े क्विक रिजल्ट भी आपको दिखते हैं और जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं इसमें काफ़ी सेटिंग्स लगती हैं, काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसा भी लगता है। देखिए, उन लोगों को आपका क्या रिप्लाई? देखिए, लेज़र कई तरीके के होते हैं, उसके डाइवर्स एप्लीकेशन है। जैसे कि एक लेज़र मशीन होती है परमानेंट हेयर रिमूवल की। कई औरतें परेशान होती है, उनकी दाढ़ी या मूंछ की बाल आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए तो इस लेज़र के द्वारा आप परमानेंट हेयर रिमूवल करा सकते हैं, जिसमें अगर आपने लगाया तो 3-4 सेटिंग में आपके बाल फिर कभी ज़िंदगी में नहीं उगेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो रहता है, जिसमें हर्सुटिज्म या अदर बीमारियों के कारण जो अनवांछित बाल हैं, कई लोग पूरे बॉडी का अपना हेयर रिमूवल कराते हैं। एक लेज़र मशीन आती है
जिसे क्यू स्विच लेज़र बोलते हैं, तो उससे टैटू रिमूवल कर सकते हैं बिना सर्जरी के। कई लोग आर्मी में जाने की प्रयास करते हैं बट टैटू के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें हम टैटू में लेज़र लगा के लेज़र को उसको टैटू को पूरी तरह गायब कर सकते हैं। या कई लोगों के चेहरे पे पिगमेंटेड लीजन रहते हैं, कई लोगों को जैसे अगर पार्टी में जाना है, नेक्स्ट डे ग्लो चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल हॉलीवुड फेशियल होता है, उसमें चेहरे पे कार्बन जेल लगा के हम लेज़र करते हैं तो चेहरे में तुरंत ग्लो आ जाता है, तो पार्टी में जा सकते हैं नेक्स्ट डे। तो इसके काफ़ी डाइवर्स एप्लीकेशन होते हैं। क्या इन सर्जरीज को कराने के बाद, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, ये भ्रांतियाँ ही होंगी शायद, कि इनको कराने के बाद में आपको धूप से एक्सपोजर, आपको खान पान में, आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सही बात है, और बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन आपको लेना पड़ता है? देखिए लंबे समय तक मेडिकेशन तो नहीं, बट सन से आपको बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं लेज़र के थ्रू, हम एक तरीके से आपकी स्किन की ऊपर की लेयर को हटा देते हैं, तो नीचे की ग्लोइंग स्किन बाहर आ जाती है। अब अगर आप तेज धूप में जाएंगे तो वो तेजी से काली होगी, तो आपको बस सन प्रोटेक्शन एज अ फॉर्म ऑफ सनस्क्रीन या कवर करके आपको रखना है, तो आप जितना लंबा उसको मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम कुछ मेडिकेशन देते हैं, कुछ दुनिया में 3 या 4 ही दवाइयाँ हैं जो कि ग्लो लेके आती हैं, बाकी सारे कुछ मिथ्या हैं हम जो बोलते हैं मेडिकल साइंस में, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन हो गया या ग्लूटाथियोन हो गया, तो ये सब थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं जिससे ओवरऑल पूरी बॉडी में ब्राइटनेस या ग्लो आ जाता है। कुछ बीमारियों का असर शरीर के हर एक अंग पर पड़ता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, और इसी में से एक डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि डायबिटीज़ अपने आप में बहुत सारे रोगों को जन्म दे सकती है, लेकिन डायबिटीज़ से शरीर के अंगों पर पड़ने वाले असर को क्या आपकी मदद से हम दूर कर सकते हैं? डायबिटिक फूड के बारे में हमने सुना है कि इसे भी आप ठीक कर सकते हैं। ठीक, देखिए डायबिटीज़ एक खुद में काफ़ी बड़ी बीमारी है जो सारे ऑर्गन सिस्टम पे अफेक्ट डालती है। जैसे कि डायबिटिक फुट हम जो बोलते हैं, कंडीशन को बोलते हैं, जिसमें पाँव में डायबिटीज़ के कारण घाव हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि ब्लड वेसल आपकी ख़राब हो जाती है। लंबे समय से डायबिटीज़ के कारण माइक्रो एंजियोपैथी और मैक्रो एंजियोपैथी होती है और माइक्रो न्यूरोपैथी होती है। इससे कारण जो नस की ब्लड ले जाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हम कई तरह के सॉफ्ट रिलीज ऑपरेशन करते हैं, इसमें वैक्यूम थेरेपी देते हैं और उससे फिर वुंड धीरे धीरे इंप्रूव हो जाते हैं, और उसमें हम ग्राफ्ट या फ्लैप करके आपका पैर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ किसी का पैर ना कटे, एम्पुटेशन प्रिवेंटिव सर्जरी हम करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी एक चीज़ होती है स्ट्रोक से, लकवे से शरीर के किसी अंग का काम ना करना या उसका डिफॉर्म हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या उसकी एक्टिविटी बहुत ही लो हो जाना, क्या इसमें भी आपके द्वारा, प्लास्टिक सर्जन के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है और इसमें कितना वक्त लगता है? देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम छत्तीसगढ़ में एक पूरी स्पेशलाइज स्ट्रोक एंड ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व सर्जरी यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है कि अगर चोट के कारण, एक्सीडेंट के कारण अगर आप किसी के पेशेंट के हाथ में लकवा मार गया है या पैर में लकवा मार गया है, होते क्या है कि दिमाग से नसें निकलती हैं जो स्पेशल ऑर्गन को बताती हैं कि आपको हाथ चलाना है, कितना चलाना है। अगर चोट के कारण वो नसें खिंच गई हैं तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, जिसे हम लकवा बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर चोट के कारण लकवा मारा है तो आपके पास प्रिसाइज 18 महीने का टाइम होता है जब तक आप नर्व सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि 18 महीने में अगर दिमाग से करंट मसल तक नहीं पहुंचा तो उनकी मोटर एंड प्लेट परमानेंट डैमेज हो जाती है। उसके बाद हम कोई नर्व वाली सर्जरी नहीं कर सकते, मसल परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो जितनी जल्दी अगर हम ये सर्जरी कर दें उतनी जल्दी रिकवरी आ जाती है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ की एक पहली सर्जरी की है, उसमें पेशेंट की चोट के कारण 5 हाथों की नसें कट गई थी, तो उससे कारण उसका हाथ पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। तो हमने अपोजिट साइड की, नॉर्मल साइड की C7 नर्व को रीरूट करके खराब साइड पे लाके वहाँ पे नर्व रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो हम 2 से 3 महीने में पेशेंट का फंक्शन काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो मेन इसमें टाइम फ्रेम है कि इतने समय तक आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। हमको फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफर, क्योंकि बोलते हैं कि भगवान ने हमें स्टेपनी दी है शरीर में, तो स्टेपनी वाली मसल को उठा के हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, बट उसके रिजल्ट रिलेटिवली थोड़े पुअर आते हैं। अगर आप नर्व सर्जरी सही टाइम पे आ जाते हैं तो हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ में श्री नारायण हॉस्पिटल रायपुर के प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर नीरज पांडे साहब जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमको दी है कि अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप इनके नंबर्स प्लीज नोट कर लें और फौरन संपर्क करें यदि आप और आपका परिवार का कोई सदस्य इस तरह की सर्जरी चाहता है। डॉक्टर साहब, एक हाथी पांव नाम की बीमारी होती है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि शरीर का बेडौल दिखना या खराब दिखना
असुविधा होना ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। क्या हम इसमें मदद कर सकते हैं? देखिए, हाथी पाँव इटसेल्फ काफ़ी प्रेवलेंट है छत्तीसगढ़ में, खासकर सारंगढ़ वाले बेल्ट और उस एरिया में। और एक बार किसी पेशेंट का वो आता है तो उसकी लाइफ काफ़ी मॉर्बिड हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत, सोने में दिक्कत, डे टू डे एक्टिविटी उसकी काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसका हम मल्टी मोडल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे कि पहले क्या होता था, हम इसमें अब्लेटिव सर्जरी करते थे, जिसमें हम जो मोटी स्किन है उसको निकाल के उसकी जगह ग्राफ्टिंग कर देते थे। बट अब काफ़ी एडवांस सर्जरी आ गई है। जैसे हम शुरू करने वाले हैं सुपर माइक्रो सर्जरी, माइक्रो लिम्फेटिक सर्जरी। इसमें लिम्फेटिक एनास्टोमोसिस और फ्री लिम्फ नोड ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो ये बीमारी है मच्छर काटने के कारण होती है। हमारे शरीर में 3 तरह के खून होते हैं। हम अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं, एक अच्छा खून होता है जो आर्टरी में जाता है, एक खराब खून होता है जो वेन के थ्रू वापस आता है, और एक टिश्यू फ्लूइड होता है। तो टिश्यू फ्लूइड को ले जाने वाले जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं मच्छर के काटने के कारण, एक परजीवी के कारण। तो वो परमानेंट ब्लॉकेज के कारण वो टिश्यू फ्लूइड वापस नहीं आता है, तो टिश्यू में स्वेलिंग आनी चालू हो जाती है। तो इसी को हम हाथी पाँव बोलते हैं। तो अगर हम फ्री लिम्फ नोड गले से या एक्जिला से निकाल के अगर हम वहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो वो नए लिम्फेटिक्स जनरेट कर देता है और धीरे धीरे स्वेलिंग कम आने लगती है। कई बार इसमें लाइपोसक्शन, लिम्फोलाइपोसक्शन करके भी हम गर्द कम कर देते हैं। तो मल्टी मोडल ट्रीटमेंट करके हम काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ लोगों में सफ़ेद दाग की बीमारी होती है और ये सुंदरता का एक सबसे बुरा, हम कह सकते हैं, दुश्मन की तरह नज़र आता है। क्या इसमें भी हम चीज़ें कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं? देखिए, विटिलिगो के बारे में खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत भ्रांतियां हैं कि ये छूने से फैल जाता है, कपड़े पहनने से दूसरे के जो सफ़ेद दाग वाले हैं उससे फैल जाता है। बस ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके पैंक्रियास के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो उस कारण इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है, तो उसको हो जाता है डायबिटीज़। सेम थायराइड जैसी बीमारी है, थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो उसको थायराइड हो जाता है। तो ये जो स्किन वाली बीमारी है सफ़ेद दाग, इसमें हमारे शरीर के मेलानिन जो काला करने का काम करता है उससे खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो शरीर का वो हिस्सा काला हो जाता है। तो एक तरीके की ऑटो इम्यून बीमारी है, फैलने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है कि अगर हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर की थेरेपी यहाँ करें, कई बार हम केमिकल लगाते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल लेज़र थेरेपी होती है जिसे एक्साइमर लेज़र बोलते हैं। तो इससे 10 से 15 सेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाता है। इसके अलावा इसकी सर्जरी होती है। नॉर्मल स्किन से हम मेलानोसाइट को उस जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो स्किन काली हो जाती है वापस। या इसके अलावा एक ट्रीटमेंट और होता है जिसे हम माइक्रो पिगमेंटेशन बोलते हैं। हम स्किन कलर का टैटू उसके ऊपर कर देते हैं। तो ये सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज होता है। तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं और ऐसा कुछ अगर कोई नया स्पॉट आया तो उसके ऊपर हम फिर से माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं। तो मल्टी मोडल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेजर से लेकर सर्जरी से माइक्रो पिगमेंटेशन। चलिए, तो हर एक तरह के ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिटेल में पता चल सकता है अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएं। थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी, पहल आपको करनी है। एक और चीज़ है जो हम लगातार देखते हैं डॉक्टर साहब, कई बच्चों में जन्म से ही डिफॉर्मिटी होती है। हाँ। और एक धारणा ये बनी हुई कि जो जन्म से हो गया उसको आपको एक तो बदलना नहीं चाहिए, दूसरा लोग अगर बदलना चाहें भी तो उनको लगता है कि जो जन्म से हो गया उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। क्या और क्या क्या चीज़ों को हम इसमें बदल सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, बच्चों की बहुत सारी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हेड से लेकर टो तक होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके कान नहीं होते हैं, बचपन से जन्मजात कान एब्सेंट होते हैं या नाक एब्सेंट होते हैं। तो हम रिब से कार्टिलेज लेके उनके कान का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 2 या 3 सीटिंग में ये ऑपरेशन होते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। 19-20 का फर्क रहता है अपोजिट कान से। नाक का इसी तरह रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बच्चों के। कई बच्चे होते हैं उनमें कंजेनाइटल हैंड डिफॉर्मिटी होती है, उनकी उंगलियां आपस में सारी चिपकी होती हैं, एक्सेस उंगलियां होती हैं, कुछ उंगलियां टेढ़ी होती हैं, हाथ टेढ़े होते हैं। इसी तरह पैर की उंगलियां चिपकी होती है, पैर टेढ़े होते हैं। तो ये सब चीज़ का करेक्शन संभव है। कई बच्चे होते हैं उनके लिंग थोड़े टेढ़े होते हैं और पेशाब की ओपनिंग नीचे होती है जिसे हाइपोस्पीडियस कहते हैं। इसकी भी सर्जरी अगर आप सही समय पर कराएं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा कई पेशेंट रहते हैं जैसे कट्टे होंठ, कट्टे तालू, काफ़ी कॉमन बीमारी है जिसमें, तो इसका भी सर्जरी के द्वारा सही समय पर काफ़ी अच्छा इलाज हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं। एक चीज़ और है, हम टर्म कहीं पढ़ रहे थे, टो ट्रांसफ़र। ये टो ट्रांसफ़र क्या होता है, कितना टाइम इसमें लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला टो ट्रांसफ़र हमने अपने श्री नारायण हॉस्पिटल में किया है। इसमें हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका चोट के कारण हाथ का अंगूठा कट गया था। तो अब वो एक्चुअली एक मैनुअल वर्कर था, तो अपना वो नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता था क्योंकि हाथ का 50% से ज़्यादा वर्क अंगूठे द्वारा किया जाता है। तो हमने उसकी पैर की दूसरी उंगली माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से निकाल के हाथ में लगा दी। तब वो पेशेंट अब पूरा फंक्शनल उसका टो बन गया है और वो आराम से लिख भी सकता है और अपने सारे मैनुअल वर्क कर सकता है। तो इस तरह की सर्जरी हम कुछ नोवेल सर्जरी छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहे हैं जिसमें टो ट्रांसफ़र सर्जरी एक है। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और काफ़ी अच्छा फंक्शनल रिकंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं।
आर्थराइटिस से भी हमने देखा है कि शरीर में काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है, और पहले ऐसा था कि एक ख़ास उम्र वर्ग के बाद में इसकी समस्या थी, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जीवन लंबा करने की दवाइयाँ आ गई, लेकिन उस डिफॉर्मिटी के साथ जो आर्थराइटिस के साथ होती हैं, लोग अपना जीवन आगे ले जाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। क्या वो आपके पास संपर्क कर रहे हैं? क्या उनको आप इसका निदान दे सकते हैं? देखिए, आर्थराइटिस चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, हाँ, पेशेंट के हाथ और पैर में काफ़ी डिफॉर्मिटी आती है। जैसे कई लोग की पेशेंट की उंगलियां ऐसे मुड़ जाएंगी, बटोनिया डिफॉर्मिटी या स्वान नेक डिफॉर्मिटी, विंड स्वेप डिफॉर्मिटी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि टेंडन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो इसमें हम प्रॉपर टेंडन अलाइनमेंट करके ये सारी डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस के पेशेंट में काफ़ी रिलीफ देता है। जो प्रॉपर हैंड सर्जरी है, कई पेशेंट हैं उनमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं, तो उसका भी इलाज हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, इन तमाम चीज़ों का आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा, मैं फिर कहूँगा, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है। आपको एक पहल करनी है कि आपको डॉक्टर के पास या आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। इसके लिए आप डिटेल नोट करें, फ़ोन नंबर्स नोट करें और फ़ौरन डॉक्टर साहब से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, अब 2 भ्रांतियाँ जो इन तमाम तरह की सर्जरी और इलाज में कॉमन है, लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा है और अगर आपको इनको कराना है तो आपको मेट्रो ही जाना चाहिए, ये शायद आपके शहर में, आपके प्रदेश में हो ही नहीं सकता। नहीं, ये सारी सर्जरी, हाई एंड सर्जरी छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी बेसिक प्राइसेस पे, और काफ़ी आपको इसमें आयुष्मान कार्ड के साथ साथ आपके क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको काफ़ी कवरेज मिल जाता है। कॉस्मेटिक में कुछ कवरेज नहीं मिलता, बट प्लास्टिक सर्जरी की मोस्ट ऑफ सर्जरी कवर्ड है और उतने ज़्यादा हाई फाई चार्जेस नहीं हैं। जैसे हम बर्न को भी देखते हैं, बर्न से भी आपकी खूबसूरती पर सीधा असर पड़ता है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ क्रीम से या जैसी जलता है आप उनसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन बर्न भी अलग अलग तरीके के हैं। अलग तरह के बर्न मार्क्स क्या आप दूर कर सकते हैं? जैसे कई बार एसिड अटैक के भी आपके पास लोग पहुंचते होंगे, नॉर्मल जलने वाले हैं या भाप से जलने वाले लोग हैं, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं? देखिए, बर्न भी कई अलग अलग तरीके का है। जैसा आपने बताया कि 1st डिग्री बर्न है, 2nd डिग्री बर्न है, 3rd डिग्री बर्न है। होता क्या है कि 1st डिग्री बर्न में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके शरीर पे ब्लिस्टर बर्न है, अगर आपको पेन हो रहा है, मतलब आप लकी हैं, क्योंकि वो बर्न सुपरफिशियल है। अगर आपको जलने के बाद दर्द नहीं हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम की बात है, बर्न डीप है, आपके नर्व एंड जला दिया है, इस कारण आपको दर्द नहीं हो रहा है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। तो जब कभी भी बर्न हो, ब्लिस्टर कभी फोड़े नहीं, ठंडे हाथ में पानी रखें और सीधा अपने जो डॉक्टर के पास आए और उनको दिखाएं। होता क्या है कि अगर परसेंटेज ऑफ बर्न ज़्यादा होता है तो आपको बर्न आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। बर्न आईसीयू में आपको एडमिट रखते हुए शुरू में हमको लगता है कि पेशेंट भला चंगा है, लेकिन शुरू का 1 हफ्ता बहुत क्रिटिकल होता है। 1 हफ्ते में बर्न टिश्यू के जो हैं वो धीरे धीरे गलने चालू होते हैं और वहाँ इन्फेक्शन आना चालू होता है। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट सेप्सिस में जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो घुस जाता है सेप्सिस में, जिससे कारण उसमें काफ़ी दिक्कत है, अचानक पेशेंट डिटोरिएट होता है। तो शुरू का 10 से 15 दिन का जो टाइम होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। अगर पेशेंट ये टाइम निकाल लेता है तो उसके बाद रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो अगर तुरंत एक्यूट बर्न में कई बार हम जो एशकार है या गंदगी है वो सब हटा के तुरंत ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो उससे भी कई बार पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आता है पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर। पेशेंट अगर बर्न सर्वाइव कर गया और पेशेंट का बर्न काफ़ी डीप था, तो अल्टीमेटली वो पेशेंट के हाथ वहाँ सिकुड़ जाते हैं, कंधा सिकुड़ जाता है, गला सिकुड़ जाता है, तो इसको हम पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो इसका भी इलाज संभव रहता है। होता क्या है कि 1 साल में कॉन्ट्रैक्चर मैच्योर होता है या स्कार मैच्योर होता है, तो 1 साल के बाद हम जनरली ट्रीटमेंट चालू करते हैं, क्योंकि उस समय तक स्कार मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ग्राफ्ट या फ्लैप सर्जरी के द्वारा कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करके उसको प्रॉपर हम स्प्रिंटेज करके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हम करते हैं। कितने सारी डिफॉर्मिटीज़ हैं, कितने सारे ऐसे दाग हैं, कितनी सारी ऐसी हम कह सकते हैं अंग भंग के केसेस हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं, जो हमने आज अभी इसी मंच के ऊपर इसी कार्यक्रम में जाना है। आपको ज़रूरत है एक्सपर्ट के पास जाकर मिलने की, आप डॉक्टर साहब से मिलें, टीम से मिलें, ये सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। भ्रांतियों पर यकीन ना करें, बल्कि सही जानकारी और सही एक्सपर्ट तक अपनी पहुंच, अपनी रीच बढ़ाएं, और यही इस कार्यक्रम का मकसद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सारी क्वेरीज का उत्तर देने के लिए। थैंक यू।